तो हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। एक बार ध्यान देंगे कार्बोहाइड्रेट्स को फिर दोबारा। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनेंगे, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होगा। ठीक है। उसके बाद हमने बात कर ली थी इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2 भागों में। एक सरल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट हैं जिन्हें और छोटे रूपों में नहीं तोड़ा जा सकता है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज आदि। ये सभी ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिन्हें इनसे और छोटे रूपों में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है। हम बात कर रहे हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट की। ये या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें छोटे रूपों में या सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप में तोड़ा जा सकता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन आदि। ये सभी क्या है? ये है सभी जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम इसमें बात कर रहे हैं कार्यों की, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का एक कार्य सब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान कराता है। कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सभी क्रियाएं ऊर्जा के द्वारा होंगी, ऊर्जा उनके लिए आवश्यक है। तो वही ऊर्जा, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही प्रदान कराएगा। इसी कारण कार्बोहाइड्रेट को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। दूसरा एक कार्य है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज फूड के रूप में भी यूज होते हैं। संग्रहित भोजन मतलब क्या है? मैंने समझाया कि ये ग्लूकोज है और प्रतिदिन के लिए मेरे पास ग्लूकोज के कितने अणु हैं? 100 अणु हैं। मुझे प्रतिदिन या हर रोज या एक दिन काम करने के लिए कितने अणुओं की आवश्यकता है? 60 की। इसे बहुत सही से समझेंगे। मेरे पास ग्लूकोज के कितने अणु? 100। पूरे दिन मुझे काम करने के लिए कितनी आवश्यकता थी? 60 की। तो बताओ कितने एक्स्ट्रा हैं? तो एक्स्ट्रा है 40। ये बात, ये जो डाटा बता रहा हूं ये कोई सही नहीं है, केवल तुम्हें समझाने के लिए इस बात को समझा रहा हूं मैं। केवल मुझे ये पॉइंट समझाना है, इसीलिए मैं इनकी बात कर रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ध्यान देंगे, ग्लूकोज एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज चेंज कर लिया जाता है इसमें, ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को स्टोर कर लिया जाता है लीवर में, यकृत में। ठीक है। तो दोबारा सुनेंगे, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो बताओ कार्बोहाइड्रेट अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टोर कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो इसलिए मैंने कहा है जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनका एक कार्य ये भी है, क्या? कि वो अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टोर भी कराते हैं। ठीक है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। क्लियर है यहां तक? अब हम बात कर रहे हैं फैट की, वसाओं की। ध्यान देंगे, हमारा अगला टॉपिक है वो है फैट। फैट्स या वसाएं। तो ध्यान देंगे, जो फैट्स हैं या वसाएं हैं वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनती है। अर्थात इसमें भी कार्बन पाया जाएगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होगी, अपेक्षाकृत कम होगी कार्बोहाइड्रेट के। क्लियर है यहां तक बात? दोबारा सुन लेंगे, जो वसाएं हैं
वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनती हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट में या इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। बस अब हम बात कर रहे हैं वसाओं के स्रोत की, कहां से प्राप्त हो सकती हैं तुम्हें फैट या वसाएं। तो ध्यान देंगे, जो फैट है, वसाएं हैं, वो हमें प्राप्त होती हैं जंतुओं और पौधों दोनों से। जंतुओं से भी प्राप्त होंगी और पौधों से भी प्राप्त होंगी। जंतुओं से किस रूप में प्राप्त होंगी? तो ध्यान देंगे, जंतुओं से हमें क्या मिलेगा? दूध, ठीक है, पनीर, मक्खन, घी, ये सारी चीजें क्या है? फैट के सोर्स या दूध के वसाओं के स्रोत। तो हमें ये वसाएं किससे मिल रही हैं? जंतुओं से। जबकि हमें वसाएं जो मिल सकती हैं वो पौधों से भी मिल सकती हैं। पौधों से किस रूप में मिल सकती हैं? तेल के रूप में, ऑयल के रूप में। बताओ ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनसे हमें तेल मिल जाता है? जैसे बादाम, बादाम का तेल मिलता है, सरसों, तिल, मूंगफली आदि। ये सब क्या हैं? ये सब पौधे हैं, वनस्पति हैं, जो हमें प्राप्त करा रहे हैं फैट या वसा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इसके कार्यों की, ठीक है, कार्यों की। क्या कार्य हैं फैट के? तो एक कार्य तो हमें पता है क्या, कि ये कोशिका को आकृति प्रदान कराता है, ठीक है, आकृति प्रदान कराता है। अब दूसरा कार्य हम देखेंगे कि फैट या वसाएं अतिरिक्त भोज्य पदार्थ को वसा के रूप में संग्रहित करती हैं। अब एक बात बताओ, अगर शुरू से समझेंगे इस पॉइंट को, मेरे पास ग्लूकोज है जो ज्यादा है, या इसे ऐसा समझेंगे, ग्लूकोज के अणु है मेरे पास 200, ठीक है, मैं पूरे दिन कितने यूज कर सकता था? 60। एक्स्ट्रा कितने हैं? 140। 140 में से इस डाटा को समझो, कितने हैं? 200। कितने यूज कर सकता हूं हर रोज? 60। एक्स्ट्रा कितने हैं? 140। 40 को मैं क्या कर सकता हूं? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर सकता हूं। बचे कितने? बचे कितने? 100। तो 100 हम वसा के रूप में स्टोर करेंगे। समझ में आ रही है बात? ये बात समझेंगे, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि स्टोर ग्लाइकोजन के रूप में भी करा है और सर आप फैट के रूप में ही बता रहे हैं, तो ये वाली बात, कुछ ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएंगे जितने हो सकते हैं, और उसके अलावा वो सारे के सारे हो जाएंगे फैट के रूप में स्टोर, ठीक है। तो फैट का एक कार्य है ये कोशिका की आकृति प्रदान कराएगा। फैट दूसरा कार्य है, ये आवश्यकता से अधिक भोजन को वसा के रूप में भी संग्रहित किया जाता है। और देखेंगे थर्ड पॉइंट, इसमें थर्ड पॉइंट है, ये ताप नियंत्रक व कोशिका कला के निर्माण में सहयोग करते हैं। ध्यान देंगे भैया, ये ताप नियंत्रक, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोलर, अर्थात ताप को नियंत्रित करने वाली। देखो जो फैट है, वसा है, वो ऊष्मा की कुचालक है। तुमने पढ़े होंगे सुचालक और कुचालक, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें हीट या ऊष्मा बह सकती है, चल सकती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें हीट या ऊष्मा नहीं बह सकती है। तो वसा या फैट एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ऊष्मा नहीं चल सकती। क्लियर है बात? तो तुमने देखा होगा कि जो हमारी बॉडी है, उस बॉडी में त्वचा के नीचे फैट की परत हो जाती है, ठीक है, जो हमारे अंदर के टेम्परेचर को बाहर नहीं निकलने देती हैं। कब? सर्दियों में। सर्दियों में तुम ये जाड़ों में देख सकते हो, जो बाहर या वातावरण का तापमान है वो कम है, जबकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। तो क्या हो सकता है? हीट अधिक से कम की ओर चलेगी। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कहाँ आ जाना चाहिए था? बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी त्वचा में, त्वचा के अंदर क्या है? त्वचा के भीतर क्या है? फैट का आवरण, वसा का आवरण।
जो ऊष्मा को अंदर से बाहर नहीं आने देता। क्लियर है इतनी बात? ये तुम देख भी सकते हो कि जितने भी शीत प्रदेश होंगे या ठंडे इलाके हैं, वहां पर जो भी व्यक्ति रहते हैं वो विशालकाय होते हैं, अर्थात उनका शरीर बहुत ही ज्यादा भारी भरकम या तगड़ा होता है। क्यों? उसका रीजन यही है क्योंकि उनमें स्टोरेज फैट ज्यादा है। तुम देख लो, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसी भी ऐसे शीत प्रदेश की या जहां टेम्परेचर कम है, तो वहां पर जो भी मनुष्य रह रहे हैं उनका शरीर बड़ा होता है। क्लियर है? क्यों होता है? क्योंकि फैट टेम्परेचर को कंट्रोल कराता है, ठीक है। और इसमें एक दूसरा शब्द लिखा था, कोशिका कला का निर्माण। तो भाई कुछ फैट या वसाएं कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में भी सहायता करती हैं। तो हमें समझ में आया है इसके कार्य। आकृति प्रदान कराएगा कोशिका को, भोजन को स्टोर करेगा, तीसरा ताप नियंत्रक के रूप में कार्य करेगा। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की बात करेंगे।